नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर एट द सेम टाइम बहुत काम का है, जो कि है ऑप्शंस में वोलेटिलिटी। और उसमें वोलेटिलिटी स्माइल करके एक चीज़ होती है और जो कि अभी दिख रही है अपने निफ्टी के डेटा में, तो वो देखेंगे। उसके पहले कल एक जो न्यूज़ आई कि CNBC आवाज़ के एक एंकर ने फ्रंट रनिंग किया, जिसका मतलब है कि सुबह जो वो स्टॉक्स के बारे में बात करते थे 2020 जो भी उनका शो था, उसके पहले दिन वो अपनी पत्नी के नाम पे और अपनी माँ की नाम से वो स्टॉक्स ले लेते थे और अगले दिन जब वो बात करते थे उसके बारे में तब ये लोग बेच देते थे और उनको प्रॉफिट होता था। और ये सेबी ने जो कुछ महीनों का किया, उनका ट्रैक किया, तो कुछ 2 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास कुछ उनका प्रॉफिट कमाया उन्होंने, ऐसे से पता चला। तो आप सबको बस यही बताना है कि आप सब लोग कई बार हमें पूछते हो कि स्टॉक्स के बारे में बताओ या कौन सा ऑप्शन खरीदे, कौन सा स्ट्राइक खरीदे, ये सब बताओ। हम बस ये एक डर के, और हम कई बार हम लोग यही बताते हैं कि हमें सेबी का डर लगता है। इनफैक्ट बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं कि छोड़ो ना सर, क्या होता, कुछ नहीं होता, सबका ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है, सेबी ध्यान दे के है। और जब समय ख़राब आता है और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर नाम ख़राब हो जाता है और हमें वो करना नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, ना मैं ना मेरे कोई दर्शक या कोई भी, कि आपके ऊपर ऐसा कुछ कभी समय आए। और हेमंत बोलो, जया बोलो, इनके साथ भी जो हुआ है, बस आशा करते हैं कि वो जल्दी से इसमें से गलती हो गई है, गलती से सीखें और आगे चले। आई मीन किसी का बुरा हो ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो ये भी एक है, पर आप सब लोग कम से कम दूसरों की गलतियों से सीखो। कि कोई बोलता है कि ये टिप ले लो, यहाँ पे ऐसा करो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, कौन ध्यान दे रहा है, सेबी को कहाँ समझता है, ये सब बातों में आप मत आइए। पढ़ाई करिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छे से अच्छा काम करके अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसको हेज करेंगे, इंडेक्स फंड्स में रहेंगे, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, टिप वगैरह ये सब में कुछ रखा नहीं है। ये शॉर्टकट वाले रास्ते में कभी ना कभी आपको चोट पहुँचेगी। पैसा तो आते जाते रहता है, शेयर बाजार है, धंधा है, पैसा तो आते जाते रहेगा, पर नाम कभी ख़राब मत होने दीजिए। हम भी हमेशा वही कोशिश करते हैं कि हमसे कभी ऐसे काम नहीं हो कि हमारा नाम ख़राब हो, या हम जो लोग हम पे विश्वास करते हैं उनको हमारे कारण कठिनाई आए। तो हम भी नहीं चाहेंगे और आप भी मत चाहिए, आप भी कभी ऐसे सब रास्तों पे मत चलिए। इसलिए मैनेजमेंट, इंटेग्रिटी, एथिक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। फार्मूला तो कोई भी सीख लेगा, पढ़ लेगा, कर लेगा, पर अपने अंदर का जो संयम, मराठीमध्ये एक शब्द आहे संयम, आणि पैशाचं सोंग नहीं आणू शकत। पैसे नहीं है तो नहीं, आप दिखावा नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान देनी चाहिए। और कल ही क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक्शन ली है सेबी ने, तो इसलिए आपको आज बताना आवश्यक था। तो ये पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे कि रोज़ मार्केट कहाँ पे है, इसकी फटाफट अगर आपको ध्यान देना है तो आपने 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक है, अरे ये 5 मिनट का जो एक एवरी मॉर्निंग 5 मिनट्स में देख लिया क्या है, US डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जितना वीक रहेगा, डॉलर इंडेक्स जितना वीक रहेगा, उसका मतलब है लिक्विडिटी उतनी मार्केट में अवेलेबल है। डॉलर इंडेक्स जितना वीक रहेगा, डॉलर इंडेक्स देख लो एक बार। डॉलर इंडेक्स जैसा नीचे नीचे, हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं, ये ब्लैक लाइन यानी डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स जितना वीक है, इसका मतलब है कि ग्लोबल लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है, यानी कि हिंदुस्तान में उतना पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी। तो ये एक बात आपको पता रहनी चाहिए। यूरो USD और USD INR, ये भी यूरो, यानी हम यूरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक डेवलप्ड नेशन है, या एक ग्रुप है, एक इकोनॉमी है यूरो नेशंस की, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो ये ब्लू लाइन है, आप अलग लगा सकते हो, पर जब ब्लू लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है यूरो स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि डॉलर वीक हो रहा है। और सिमिलरली ये पर्पल लाइन INR के साथ की है, तो जब ये नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर दोनों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जनरली आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस उल्टे जा रहे हैं। तो ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि यूरो स्ट्रांग हो रहा है, और यूरो स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब है डॉलर वीक हो रहा है।
पर्पल लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, और रुपी स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब है कि यूरो वीक, डॉलर वीक हो रहा है। तो जब तक ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यानी अपोजिट चल रहे हैं तब तक सही है कि डॉलर हर एक के साथ वीक हो रहा है, ऐसा मतलब है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे रुपया स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के तुलना में, लेकिन यूरो जो है वो वीक हो रहा है डॉलर के तुलना में। यानी कि डॉलर किसी करेंसी के साथ स्ट्रांग हो रहा है और किसी जैसे यहाँ पे यूरो के साथ, और किसी करेंसी के साथ वीक हो रहा है जैसे यहाँ पे रुपी के साथ। तो ऐसे भी छोटे छोटे होते हैं, कभी ये कोई बहुत बड़ी ट्रेंड नहीं रहती है। जनरली ट्रेंड तो ये रहती है कि एक जैसा चलता है। डॉलर वीक हो रहा है तो डॉलर सबके साथ वीक होता है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो डॉलर सबके साथ स्ट्रांग होता है। तो आपको डॉलर स्ट्रेंथ थोड़ी सी एक ध्यान देनी चाहिए, डॉलर क्या कर रहा है करके। क्रूड ऑयल पे ध्यान देना चाहिए, कच्चा तेल, क्योंकि सीधा सीधा महंगाई पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रहे हैं, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये जितने नीचे रहेंगे उतने हमारे देश में लिक्विडिटी आसानी से अवेलेबल है, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा आसानी से आएगा। दूसरी बात, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है इसलिए कंपनीज़ या बोरोवर्स जो लोन लेते हैं उनके लिए लोन का कॉस्ट कम हो जाएगा, और वो भी उनके लिए। तो ये दोनों चीज़ें इकोनॉमी के लिए अच्छी है, इजी लिक्विडिटी इन द मार्केट्स एंड इजी लिक्विडिटी फॉर कॉरपोरेट्स। तो ये आपने ध्यान देना चाहिए। जब जब ये बढ़ता है, जैसे यहाँ पे बढ़ गया था, यहाँ पे बढ़ गया था, यहाँ पे बढ़ गया था, तो जनरली इकोनॉमी धीमी हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ रहता है, और ये शेयर बाज़ार के लिए थोड़ा सा निगेटिव रहता है। तो ये आपको पहले से इंडिकेशन दे सकता है। इसलिए रोज़ अगर ये 4-5 चीज़ों पे ध्यान, इसको सब देखने को 5 मिनट लगते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। विक्स, वोलेटिलिटी, और आज का पूरा विषय अपना विक्स के ऊपर है, वोलेटिलिटी के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों से बढ़ते जा रही है, धीरे 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 वोलेटिलिटी बढ़ते जा रही है। अब वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि सभी ऑप्शन प्रीमियम्स, कॉल या पुट, सभी ऑप्शन प्रीमियम्स के जो भाव होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अभी हम लाइव डेटा देखने वाले हैं और ये थोड़ा सा हैवी होगा आपको, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाज़ार जस्ट बंद हुआ है 14,600 पे, तो आज का बाज़ार 14,600 पे बंद हुआ है। भाव देख लो आप, 14,600। ये आईवी का कॉलम होता है, आईवी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। हमने कुछ ही भाव यहाँ पे लिए, पूरा का पूरा टेबल नहीं, पर आपको समझ में आ जाएगा। 14,600 पे आप देख सकते हो 19 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है और 191 का प्राइस है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 19 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और 191 का प्राइस। अभी 14,500 देख लो आप, पहले डेटा कलेक्ट कर लेंगे, बाद में बाकी सब। 155 और 19.89 यानी कि 20 पकड़ लो, तो 155 और 20 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। 14,000 पे क्या है, 55 और 23, तो आप देख सकते हो 23 और 55, और 13,500 का भाव क्या चल रहा है, 21 और 27 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो भाव 21 का लिखा और 28 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सिमिलरली आप 14,700, अभी नीचे आ जाओ, इन द मनी 14,700 का भाव 235 और आईवी 18.5, तो 18 और 235। 15,000 का भाव देख लो आप, 426 और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 19, 426 और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 19, और 15,500 देख लो आप, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 22 और ये 873। तो यहाँ पे 873 कर देते हैं और ये 22 लिखा है। तो ये पहले डेटा है अपने सामने। अभी ध्यान दो, अगर आप इसको डेटा को प्लॉट करेंगे एक चार्ट के ऊपर, तो वो चार्ट कुछ ऐसे बनता है, और ये जो चार्ट है इसको नाम दिया गया है वोलेटिलिटी स्माइल। वोलेटिलिटी स्माइल, अलग अलग वर्ड्स हैं, स्माइल, स्मर्क, वोलेटिलिटी स्क्यू। तो हम अभी स्माइल पे देखेंगे। अभी आप इसमें ये देखो कि ये आपका एट द मनी का भाव है। एट द मनी की वोलेटिलिटी सबसे कम है। जैसे जैसे आप इन द मनी जाते हो 700, 15,500, वैसे वैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ते जा रही है। सिमिलरली आप जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते हो वैसे वैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है। और इंटरेस्टिंग देखो, आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यहाँ पे देखो आप 10,100 पे 66 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है।
ऑफ कोर्स ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप कुछ निष्कर्ष नहीं लगा सकते, पर समझने के लिए कि आप जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते हो वैसे वैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है। सवाल है ये क्यों बढ़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अंडरलाइंग एक ही है, ध्यान दीजिए, अगर अंडरलाइंग एक ही है तो और एक्सपायरी एक ही है तो वोलेटिलिटी एक ही होनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी किसकी होती है? वोलेटिलिटी अंडरलाइंग की होती है। तो ये ऑप्शन प्रीमियम में अलग अलग क्यों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आ रही है? तो बहुत सादी भाषा में इसको डेल्टा गामा में भी, गामा की भाषा में भी समझाया जा सकता है। और ये हम सब ये हेजिंग के लिए कर रहे हैं, यानी ये क्यों सीख रहे हैं, ये आपके हेजिंग में काम में आने वाला है इसलिए सीख रहे हैं। हम जो पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि मार्केट 40 के पीई पे है, बजट आने वाला है, अनसर्टेनिटी वाला इवेंट है, हेज कर लो अपने आप को, वो ये कारण के लिए आपको ये हेजिंग का वीडियो समझना, इसके लिए ये वोलेटिलिटी स्माइल थोड़ा सा समझना है। और ज़्यादा समझना है NISM की इक्विटी डेरिवेटिव्स की एग्ज़ाम है सीरीज़ 8A की, आप वो क्लियर किए। CMM का अपना मॉड्यूल है, ये शैलेश सर का नंबर है। CMM में भी हमने बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये सब कवर किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आज का ये वाला विषय थोड़ा सा हेवी जाएगा, बाउंसर एकदम ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बाउंसर्स ग्रीन पिचेस पे, पर ले लो थोड़े से बाउंसर्स, क्योंकि थोड़ा सा ही लगेगा, क्योंकि नहीं तो अगर नुकसान हो गया, मार्केट गिर गया तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा खींचो। थोड़ा कठिन टॉपिक है पर करना पड़ेगा, बार बार वही वही क्या बात करनी है। थोड़ा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करे तो फिर पढ़ाई क्या करें। चलो ध्यान दो, क्यों हमारा प्रश्न है कि क्यों वोलेटिलिटी ये एक जैसी नहीं है, क्यों वोलेटिलिटी आउट ऑफ द मनी की और इन द मनी की बढ़ती है, एट द मनी की वोलेटिलिटी क्यों सबसे कम रहती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी? उसका उत्तर है, मान के चलिए आज बाजार 14,600 मान के चलिए है, मान के चलिए बाजार गिर जाता है 13,000 पे एक्सपायरी तक। हाँ, ये 28 फरवरी का है सब, सॉरी 28 जनवरी की एक्सपायरी का है ये सब। एक्सपायरी वाले दिन अगर बाजार 13,000 पे गिरता है तो ये वाला जो 15,000, मान के चलिए आपने 15,500 वाला ऑप्शन खरीदा जिसका भाव आज 870 रुपया चल रहा है, तो आपको फ़ायदा कितने का होगा? 2,500 का। कैसे फ़ायदा होगा 2,500 का? क्योंकि पुट ऑप्शन में आपको रहता है राइट टू सेल, यानी कि आप 15,500 पे बेच सकते हो। आप 15,500 पे वो चीज़ बेच सकते हो जिसका आज का भाव 13,000 चल रहा है। आप 15,500 पे वो चीज़ बेच सकते हो जिसका आज का भाव 13,000 चल रहा है, यानी कि मैं एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट गिरता है तब की बात कर रहा हूँ। तो तब आपको 2,500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो तब आपको 2,500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और इसके लिए आप बोलते हो ठीक है मेरे को डर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन बाय करता हूँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ, मान के चलिए बाजार एक्सपायरी वाले दिन 14,600 पे ही बंद होता है, जो आज का भाव है इसी पे अगर 14,600 पे ही बंद होता है, ध्यान दीजिए ये यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर 14,600 पे ही बंद होता है तो इसका मतलब है आपके 15,500 वाले ऑप्शन का प्रीमियम उस दिन 900 रुपये हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार 14,600 चल रहा है और आपको राइट टू सेल 15,500 की है और इसलिए आपको 900 रुपये मिलेंगे। तो नेट नेट क्या हुआ कि आज आप जिस चीज़ के लिए मान के चलिए 800-900 रुपये जो भी दे रहे हैं, अगर बाज़ार वहीं का वहीं रहता है तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा। ध्यान दीजिए, दो चीज़ें हो सकती है ना, देखो एक तो ये हो सकता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, और बाज़ार ऊपर गया तो ठीक है ना, आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही जाएगा। बाज़ार ऊपर गया तो आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, बाज़ार नीचे गया तो यह आपको बचा लेगा, आपको 2,500 का प्रॉफिट होगा, वो भी सही है। लेकिन अगर बाज़ार वहीं का वहीं रहता है, अगर बाज़ार वहीं का वहीं रहता है और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है इन द मनी, तो ये वाले ऑप्शन में और स्ट्राइक प्राइस में क्योंकि 900 पॉइंट का डिफरेंस है इसलिए आपको एक्सपायरी वाले दिन आपके 900 रुपये वापस मिल जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर आप इन द मनी ऑप्शन खरीदते हो, इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदते हो हमारे एग्जाम्पल में, तो मार्केट गिरता है तो आपको फ़ायदा है, मार्केट वहीं का वहीं रहता है तो आपको नुकसान नहीं है, आपका प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए लोग इन द मनी ऑप्शंस खरीदना पसंद करते हैं।
और ये बायर के हिसाब से, आगे यदि आप बायर है और आप हेज करने के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप बोलोगे कि मुझे मेरा पूरा प्रीमियम मिलेगा, इसलिए आप 14,600 से ज़्यादा आप प्रीफर करेंगे कि 15,500 खरीदो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैसा, अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, ये एक बात होगी, ये बायर के तरफ से आपके। ये जो बेच रहा है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है ना, तो ये जो बेच रहा है, मान के चलो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, अगर बाजार गिरता है 14,600, 14,500, 13,000, तो मुझे तो अनलिमिटेड लॉस है क्योंकि मैं पुट ऑप्शन सेलर हूँ। तो वो अनलिमिटेड लॉस मुझे अगर कभी होने वाला है अगले 1 महीने में, तो उसके लिए मुझे आज प्रीमियम ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि बजट है। आप जैसा सोच रहे हो बाजार गिर सकता है, वैसा मैं भी सोच रहा हूँ बाजार गिर सकता है, पर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, पर मुझे इसका प्रीमियम ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका भाव ऊपर का डाल दूँगा, और इसलिए मुझे ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए। और इसलिए भी क्या होता है कि जो इन द मनी ऑप्शन, आप जितना जितना इन द मनी जाओगे, उतना उतना सेलर का अनलिमिटेड लॉस का जो है वो वैसे बढ़ते जाएगा। और इसलिए आप देखोगे, आप जितना इन द मनी जाओगे उतना ऑप्शन प्रीमियम्स ज़्यादा होते जाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से, और वो जो डिफरेंस है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैप्चर करेगा। इसलिए जितना ज़्यादा इन द मनी पुट ऑप्शन, उतना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा, और इसीलिए वो स्माइल वो साइड में बनती है। अब एक अगर आपको ये ऑप्शन ख़रीदना है 875 का, तो आपको 875 मल्टीप्लाइड बाय 75 करना पड़ेगा, यानी कि 65,000। तो ये जो जिनके करोड़ों में पोर्टफोलियो होते हैं वो ये वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से अगर 10% भी अगर फॉल हो जाता है तो सीधा सीधा आप 10 करोड़ गया, कम हो गया, ऐसा हो जाएगा। और वो लोग ऐसे होते हैं कि जो 100 करोड़ पे 1% भी अगर फॉल बेयर नहीं कर, क्यों बेयर करेंगे ना, 100 करोड़ पे 1% यानी 1 करोड़ हो जाएगा। तो जो लोगों को एक पैसे का भी बेयर नहीं करना है लॉस, वो इन द मनी ऑप्शन से अपने आप को हेज करते हैं। महंगा होता है ये, लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा तो पूरा प्रीमियम वापस, तो इनका ज़्यादा पैसा लगा रहता है, अटका रहता है, पर है भी वैसे बड़े पोर्टफोलियोज हैं तो वो ये वाला करते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट गया होगा आपको समझने के लिए, इसलिए अभी आपको आसान वाला पार्ट समझाता हूँ, 13,500 वाला, क्योंकि ये आपका मेरा है, चिल्लर चिंदी छोटे इन्वेस्टर्स। तो हम लोग बोलते नहीं हमारा भी पोर्टफोलियो है 10 लाख का, 15 लाख का, हमें भी हेज करना है। मैं बोलता हूँ ठीक है करो, 15,500 का खरीद लो। पोर्टफोलियो कितना, 10 लाख का, और हेजिंग का कॉस्ट कितना, 60,000, 1 लाख। तो ये पुराना नहीं है। अपन बोलते नहीं नहीं हम हेजिंग वगैरह छोड़ो, तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, आप ये 20 रुपये वाला एक ऑप्शन खरीदो। अब 20 रुपये का ऑप्शन अगर आप उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,500 रुपये आता है। तो बोलते हैं हाँ ये बात करो यार कुछ तो भी। तो क्या हो रहा है आपको, अगर 14,600 का बाजार 13,500 तक आता है तो आपको कुछ भी हेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर आप बोलते हो ठीक है ना, 10% का लॉस भी तो है ना, 1,000 पॉइंट का लॉस भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट है, इतना ऊपर भाग गया है, थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा ही। हाँ, पर यदि ये 13,500, 12,500, 11,500 पता नहीं कितना भी अगर मार्केट टूटता है, तब आपको पैनिक आएगा। और फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं, एक लिमिट के नीचे मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तो मैं 13,500 का ऑप्शन 28 रुपये पे ख़रीदने को तैयार हूँ। तो अगेन क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं खरीद रहा है, डिमांड सीधा यहाँ पे चली गई आउट ऑफ द मनी की। और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई तो ब्लैक शोल्स मॉडल में आप बाकी सारी चीज़ें डाल देते हो और प्राइस के साथ इक्वेट करके बाहर निकलता है, उसको इम्प्लाइड, इसलिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो वोलेटिलिटी का फिगर आपको फार्मूला से और मार्केट प्राइस से दिया मिलता है। तो ये कारण होता है कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शंस के इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं और एट द मनी ऑप्शन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होता है। उसके कारण ऐसा चार्ट बनता है और इसको नाम दिया गया है वोलेटिलिटी स्माइल, वोलेटिलिटी स्मर्क, वोलेटिलिटी स्क्यू। ऐसे 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 अलग अलग स्माइल के शेप्स होते हैं जिसके कारण वो स्मर्क और स्क्यू और ये सब भी वही नाम है। और थोड़ा किसी को स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट होगा तो एक बात समझ जाओ कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, यानी कि ये कभी भी जंप मार सकते हैं, स्क्यूड रह सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ों के कारण भी थोड़े से यहाँ पे वोलेटिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती है। जैसे कि अभी लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं कि बजट को लेकर मार्केट टूट सकता है करके, तो ये समझने का था। अब आप बोलोगे ठीक है समझ लिया, अब आगे क्या करना है? CMM रजिस्टर नहीं किया है तो पहले तो CMM रजिस्टर करो। ये देखो कुछ तो भी टाइम डे के थीटा की बात चल रही है अपने ग्रुप में, चलेगी ना? आज एक्सपायरी वाला दिन था तो हाँ तो हाँ CMM अगर नहीं लिया है तो CMM ले लो, ये शैलेश सर का नंबर। लेकिन दूसरी बात, हेजिंग अगर करनी है तो तब हेजिंग करो जब वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि जब वोलेटिलिटीज़ कम होती हैं तब ऑप्शन के प्रीमियम भी कम होते हैं। धीरे धीरे बजट का जैसा जैसा पास में आएगा वैसे वैसे वोलेटिलिटी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप ऑप्शन प्रीमियम जो रहेंगे वो ज़्यादा होते जाएंगे, और फिर आप अगर हेजिंग के लिए जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम में देना पड़ेगा। तो ये होता है वोलेटिलिटी का इम्पोर्टेंस मार्केट के पोजीशंस में, ऑप्शंस स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग में। और बजट को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसके कारण वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई है, जो कि हमने ये चार्ट में देखा अभी बढ़ रही है। आपने अगर अब तक अपने आप को लॉन्ग पुट से हेज नहीं किया है, हम इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर कल का वीडियो देखिए उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और ये मार्केट ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स खरीदने की जल्दी मत करो। हाँ, चुन के रखो आपके स्टॉक्स। अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए और कौन से स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, दोनों वहाँ पे डिटेल में दिखा है, तो आप वो देखिए। लेकिन ख़रीदने की अभी जल्दी मत करिए। ख़रीदना अगर आपको है तो डेली SIP STP छोटे छोटे रुपए, और वो भी किस में? इंडेक्स फंड, सेंसेक्स फंड, निफ्टी फंड, ETF, बस छोटा छोटा। और अगर आपका ऑलरेडी बड़ा पोर्टफोलियो है तो पूरा बेच बाच के मत जाओ, क्योंकि क्या पता और ऊपर जा सकता है बाजार। 14,600 आ गया ना, 14,700 जा सकता है, 14,800 जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो इसलिए बेच के निकलो। हाँ, कचरा साफ़ कर दो, कचरे को जगह ही नहीं है। कचरा साफ़ कर दो, अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे रहो और उसको लॉन्ग पुट से एक हेज करके रखो, और फिर आपको ये इनसाइडर, ये टिप्स, वो सब में जाने का। और ये रोज़ करो, और मनी बी के वीडियो रोज़ देखो। और बेयर्स एंड बुल्स का BSE IPF का जो डेटा है वो भी आप प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि उसमें वो डेटा हमको BSE IPF को देना पड़ता है। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ पे प्लीज़ अपना डेटा भर दीजिए। CMM ज्वाइन नहीं किया है तो शैलेश सर का नंबर है, वो आप ज्वाइन करिए। पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि हेजिंग कैसा करना है पूरा डिटेल में पिछला एक कैश सर्कुलेशन वाला वीडियो है उसमें है। और गलत काम मत कर, बाकी सब तो ठीक है, चलो एक बात है, वो गलत रास्ते पे मत चलिए, वो बहुत आंख पे आता है। अच्छा समय है, शेयर बाज़ार में पैसे बनाने का समय है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के लोग पैसा डाल रहे हैं, ऐसे हिट विकेट से आउट नहीं होना है अपने को। चलिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।